न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। एक अहम मुद्दा लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं और आपको बता दूं कि जहां एक तरफ सरकार ये पूरा कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो रेगुलेशंस के हिसाब से ही काम करें, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग 600 से ज़्यादा प्राइवेट वैन्स और इसके अलावा 500 से ज़्यादा प्राइवेट ऑटोज़ जो हैं वो स्कूल के बच्चों को जो है वो लेकर जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को किस तरह से वायलेट किया जाता है ये कोई छिपा हुआ मंजर नहीं है, बल्कि हम रोज़ सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कई दृश्य देखते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को जो है वो किस तरह से वायलेट किया जाता है। आरटीओ जम्मू द्वारा जो है वो कई बार इन प्राइवेट वैन्स तथा ऑटोज़ को लेकर जो है वो कार्रवाई की गई, लेकिन अगर हम देखें तो इन प्राइवेट वैन्स जो कि स्कूल के बच्चों को कैरी करते हैं व ऑटोज़ की बात करें तो कोई भी रेगुलेशंस इनके ऊपर जो है वो दिख नहीं रहे हैं। और हमने कई बार ऐसा देखा है, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये दृश्य जो है बिल्कुल आम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइवेट वैन्स जो है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी जो कि गवर्नमेंट ने रिकमेंड की है उस कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को जो है वो ले जा रही है। और इसके अलावा स्कूल बैग्स जो लटक रहे होते हैं ऑटो के बाहर या फिर वैन्स के बाहर, ये दृश्य कोई जो है वो छिपे हुए नहीं है, बल्कि ये बड़े ही आम दृश्य हैं। और रोज़ हम सुबह जो है वो कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को जो है वो फटाफट एक वैन में डाल दें और वो वैन जो है वो उस बच्चे को स्कूल तक पहुंचाती है। लेकिन कभी क्या हमने ये सोचा कि वो बच्चा जो कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है और जिस बच्चे की एजुकेशन के लिए और जिस बच्चे को पालने पोसने के लिए हम वो सब बेहतर सुविधाएं उसे देना चाहते हैं जिन सुविधाओं की उसे तलाश रहती है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि जिस वैन में हम उसको भेज रहे हैं इस वैन की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और ये वैन कितने बच्चे लेके जा रही है। इसके अलावा क्या ये वैन आपको फिट लगती है। अक्सर हमने देखा, और बल्कि एक सर्वे ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो वैन्स इस वक्त चल रही हैं, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ चल रही हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के साथ चल रही हैं, इन वैन्स की जो फिटनेस है वो बहुत ही ख़राब है। बल्कि हम देखते हैं कि जो प्राइवेट वैन ओनर्स हैं वो सेकंड हैंड या थर्ड हैंड ये वैन ख़रीदते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एनुअल कैलेंडर होता है स्कूल्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, उन पे इन वैन्स को जो है वो चलाएं। और अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 6 से 8 बच्चों की है तो हमने अक्सर देखा है कि 12, 14, 15 बच्चे तक हमने देखा है कि किस तरह से स्कूल्स वैन में जो है वो कैरी किए जाते हैं। इसके अलावा हम ऑटोज़ की बात करें तो जहां ऑटोज़ में 2 या 3 बच्चों की कैपेसिटी होती है या फिर हम 4 भी मान के चलें, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से ऑटो में 8 से 10 बच्चे बल्कि उससे ज़्यादा बच्चे भी जो है वो उसमें डाले जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल जो कि प्रशासन को देखना होगा, प्रशासन के सामने होगा कि सरकार जो है वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। सरकार को जो रेगुलेशंस गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं और ख़ासकर इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये जो प्राइवेट वैन्स जो कैरी करती है स्कूल के बच्चों में, इसमें सबसे पहले फ़र्स्ट एड किट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप मुझे बताएं कितनी ऐसी वैन्स आपने देखी जिनमें आपको फ़र्स्ट एड किट दिखा। इसके अलावा इन वैन्स में फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा फॉर्मेलिटी के तौर पर हमने देखा कि बहुत सारे वैन्स में जो है वो सामने कॉस्मेटिक फायर एक्सटिंग्विशर जिसको हम कहते हैं, जो कि किसी भी काम का नहीं होता है, क्योंकि जब आग लगती है तो बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में वो कॉस्मेटिक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्या करेगा, ये इसका जवाब खुद आप दे सकते हैं। इसके अलावा पैरेलल बार्स, यानी जो बच्चे ट्रैवल करते हैं वैन्स में, बार्स जो है वो होने चाहिए खिड़कियों पे, ताकि बच्चे जो है वो बाहर ना झांके, अपना सर गाड़ी से बाहर ना निकालें। और इसके अलावा देखें तो स्कूल बैग्स के लिए प्रॉपर ग्रिल्स, यानी जो सीट्स होती हैं उनके नीचे ग्रिल्स लगाए जाते हैं ताकि बच्चों के स्कूल बैग्स जो हैं वो उनमें रखे जाएं। क्या इन सभी चीज़ों को जम्मू कश्मीर में जो है फॉलो किया जा रहा है?
इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। और मैंने ये कहा कि रोज़ सुबह हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है वैन्स में डालकर जो है वो स्कूल के लिए रवाना करते हैं। एक तरफ सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार इन जो वैन्स पर जो है वो कंट्रोल करे, काबू करे, क्योंकि दो चीज़ें इसमें जो सामने आ रही, एक ये कि सेफ्टी में पूरा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो किया जा रहा है। बच्चों की सेफ्टी को लेकर कोई भी जो है वो सवाल नहीं उठा रहा है, कोई पूछताछ नहीं है। आरटीओ ऑफिस द्वारा जो है बाकायदा इन वैन्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी फिटनेस, इनके इंश्योरेंस, इनके ड्राइविंग लाइसेंसेस, इनकी आरसीज वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो मैंडेटरी हैं, इनको चेक करना चाहिए। और दूसरा ये कि क्या ये वैन्स परमिटेड हैं स्कूल के बच्चों को कैरी करने के लिए, क्या इनके पास कोई प्रोविजनल या परमानेंट परमिशन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली है उस जानकारी के तहत कोई भी डोमेस्टिक वाहन, यानी अगर वो नॉन कमर्शियल व्हीकल है तो वो कत्तन भी इन बच्चों को जो है वो कैरी नहीं कर सकता। लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर तो वैन कमर्शियल है तो उसकी जो नंबर प्लेट है वो पीली होनी चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए जो डोमेस्टिक नंबर प्लेट्स हैं उनके ऊपर जो है वो ये वैन्स चल रही है। और ये कोई छिपा हुआ मंजर नहीं है, बल्कि हर दिन जो आंकड़े हमारे पास हैं 1200 से ज़्यादा वैन्स जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं और बगैर किसी रोक टोक के जो है वो चल रही हैं। अब प्रशासन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है ये जो है वो देखना होगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो इस ट्रेड में है वो ये है कि मनमानी, रेट्स को लेकर मनमानी है। 2000 से लेकर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 2500 से लेकर 3000 जो है वो बच्चों से चार्ज किए जाते हैं। डिस्टेंस वगैरह कोई भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि बच्चे जो है वो वैन में होने चाहिए और हर बच्चे से तकरीबन 2500 से लेकर 3000 रुपये जो है वो लिया जाता है। जिस पैसे की कोई रसीद नहीं है और जिस पैसे का कोई मयार नहीं, यानी अगर आप 2500 रुपया देते हो या 3000 रुपया देते हो तो कोई डिस्टेंस वगैरह होना चाहिए, पर किलोमीटर के हिसाब से कोई रेट होना चाहिए, कोई रेट लिस्ट होनी चाहिए, कोई रिसिप्ट होनी चाहिए, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ट्रेड कोई छोटा ट्रेड नहीं है। जिस ट्रेड में 1200 से ज़्यादा वैन्स जो है वो इस वक्त काम कर रही होंगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रेड किस बड़े लेवल का है। तो ऐसे में सरकार को ये एक दूसरा पहलू जो है वो देखना होगा कि रेगुलेट करिए कि किस तरह से अगर वैन्स आपने चलानी है तो बाकायदा लीगल तौर पे ये वैन्स जो है वो चलनी चाहिए। इनकी आप कैरिंग कैपेसिटी चेक करिए। ऐसा नहीं है कि जिस वैन में 6 या 8 बच्चे बैठने चाहिए उस वैन में 15 बच्चे भी बैठे हैं। और ये मंजर कोई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये छिपे हुए मंजर नहीं है। आप किसी भी स्कूल के बाहर कल नाका लगाइए, आरटीओ जो जम्मू है, आरटीओ कश्मीर हैं, वो एलिजिबल हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास मैन पावर है। एमवीडी के लोग ऐसा कर सकते हैं, वो नाका लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के लोग ये काम कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि बच्चों को जिस तरह लिया जाता है क्या इसी तरह से हमें अपने बच्चों को ट्रीट करना है, क्या लीगली हम अपने बच्चों को वैन्स में कैरी कर रहे हैं, क्या ये सही तरीका है। और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी के जो कंसर्न्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, क्या उन सेफ्टी के कंसर्न्स को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और कल को अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार उस वक्त कौन होगा। और दूसरी बड़ी बात कि जिस बेरहमी से, बेदर्दी से पेरेंट्स से जो है वो पैसे लिए जाते हैं, चार्जेस लिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिए जाते हैं प्राइवेट वैन्स द्वारा, उनकी कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई पर किलोमीटर रेट तय नहीं है। कम से कम इन चीज़ों को जो है वो सरकार को इमीडिएटली एड्रेस करना होगा। बल्कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, मैं आरटीओ जम्मू, आरटीओ कश्मीर और इसके अलावा एमवीडी और ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये एक ऐसा पहलू है जिसमें समाज का हर हिस्सा जो है वो जुड़ता है। बच्चे आपके घर में भी है, बच्चे हमारे घर में भी हैं। तो ऐसे में इन बच्चों की सेफ्टी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, इन बच्चों को मैं ये कहूँगा कि इनकी सेफ्टी के साथ जो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, ये एक बड़ा चैलेंज है। और सरकार को जो है वो सामने आकर इन सभी पहलुओं के ऊपर जो है वो बात करनी होगी, रोक करनी होगी, तभी मुनासिब होगा
कि ये जो 1200 से ज़्यादा वैन्स जम्मू कश्मीर में चल रही है ये लीगली जो है वो रेगुलेट हो सके। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।